नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी भाषा के आज की सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे भाषा के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ भाषा की उत्पत्ति के बारे में और समय-समय पे भाषा को लेके क्या-क्या परिवर्तन हुए इन विषयों के बारे में। कल के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के संविधान में क्या महत्व है, साथ ही साथ हिंदी भाषा के इतिहास और बाकी परिचय के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये आता है, सर भाषा है क्या और भाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, अगर हम लोग व्याकरण के अनुसार देखें तो भाषा की जो उत्पत्ति है वो भाष धातु से हुई है। ये संस्कृत के भाष धातु से प्रकट होती है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। पर क्या इतनी ही चीजों के कारण भाषा बन गई? प्रकट तो कुछ भी किया जा सकता था। होता क्या है, इन सभी चीजों का इतिहास आज से नहीं प्रारंभ होता है। मानव के जन्म से ही भाषा के महत्व को समझा जाने लगता है। प्रारंभ में क्या होता है, जब मानव मानव ना होके आदि मानव हुआ करता था, उस समय भिन्न भिन्न जानवर मानव पे हमला करते थे। अब हर जानवर की कुछ ना कुछ भाषा जरूर होती है। जैसे अगर आप कुत्तों को भी देख लें, आप गायों को देख लें, आप बैलों को देख लें, हर इंसान, हर जानवर अपनी भाषा में अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहा होता है। अगर कुत्ता भी भूख लगी हुई है तो हो सकता है वो भाव करे, आपके पैरों में लिपट जाए। तो उसकी जो फीलिंग्स है, ये जो उसका स्ट्रक्चर लगातार रहता है, जिन तरह से वो अपने मन के विचारों को बता रहा होता है, वो कुत्ते के लिए भाषा हो गई, गायों के लिए होती है, सुअरों के लिए होती है, सभी लोगों के लिए होती है। परंतु मानव के पास ऐसा कोई बेसिक पैटर्न ऑफ सेट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, जिसके माध्यम से वो चीजों को प्रकट करे, चीजों को एक दूसरे को समझाए। स्टार्टिंग में तो वही कुछ ध्वनियां होती थी। जैसे मानव ने किसी जानवर को देख लिया तो हु करके एकदम लोगों के अंदर इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर देता था कि यहाँ पे कोई खतरा है। धीरे धीरे इस बात को समझा जाने लगा कि इंसान को किसी ना किसी ऐसे रूल्स की जरूरत होगी, ऐसे पैटर्न की जरूरत होगी जो व्याप्त हो, विश्व व्याप्त हो और हर इंसान उस बारे में चर्चा कर सके। इसीलिए प्रारंभ में जब आप देखेंगे तो प्रारंभ में भाषा का उत्पत्ति के माध्यम में सबसे पहले हम लोगों को शिलालेखों में चीजें दिखने को मिलती हैं। मतलब विशाल सा पत्थर है, मानव ने देखा कि ये आज एक शिकार करके आए हैं और वो शिकार उसने किया था शेर का। तो अपने गुफा में आया और पत्थर पे एक शेर का निशान बना दिया। फिर दोबारा वो शिकार करके आया जानवर, शेर के अलावा मान लेते हैं बाघ का शिकार कर लिया, तो बाघ का एक निशान बना दिया। वो हो गया, उसने एक हिरन का शिकार किया तो उसने हिरन का निशान बना दिया। साथ ही साथ धीरे धीरे उसने मैपिंग करना स्टार्ट किया कि इस क्षेत्र में शेर ज्यादा पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में हिरन ज्यादा पाए जाते हैं। अब इंसान अपने अनुसार उस जगह जाएगा, उस चीज का शिकार कर लेगा। शुरुआत में ये केवल और केवल बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे थे कि हमने आज ये कार्य किया, इसको आगे जनरेशन तक पास किया जाए, दूसरे ने ये काम किया, उसको आगे जनरेशन तक पास किया जाए। धीरे धीरे चीजें उत्पन्न होती रही और इंसान अपने मन के में उत्पन्न होने वाले सारे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता ढूंढने लगे। अब इसमें देखो माध्यम क्या क्या बन सकता था। पहला, जो उसने लिख के दिया। दूसरा, अब अपने कोई ना कोई हाथों के स्ट्रक्चर से भी कुछ ना कुछ बताता होगा। जैसे उसने एक धनुष कमाल उठाया और उठा लिया तो हो सकता है ये उस समय के लिए एक स्ट्रक्चर हो कि मैं शिकार करने जा रहा हूं। वो पानी के लिए कोई इशारा किया तो हो सकता है वो इशारा हो कि पानी पीने जा रहे हैं। तो इस तरह के इशारे को हो गया सांकेतिक इशारा हो गया। तीसरा, जो वर्तमान समय में सांकेतिक, ठीक है, तीसरा जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मौखिक है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं इंसान अपने बोल के भी विचारों को व्यक्त कर रहा है। मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए इंसान ने सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया होगा, फिर उसने लिखित भाषा का प्रयोग किया होगा, फिर मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में भी कई चीजों की जरूरत पड़ी। जैसे अभी हम भाषा को जब पूर्णतः जान जाते हैं तो ये एक वाक्य लिखा हुआ है, राम ने सुरेश को 4 रुपए दिए, सुरेश को 4 रुपए दिए। अब ये पूरा का पूरा वाक्य है। इस वाक्य को बोलने से पहले किसी को शब्द के बारे में ढूंढना होगा। जैसे राम एक शब्द है, शब्द के बाद उसने इसके एक वर्ण को देखा होगा। जैसे राम में रा और माँ वर्ण है। फिर इसमें मात्राओं को भी देखा होगा। मात्राओं पर ये पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर है जो वर्तमान समय में हम लोग ग्रामर या व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। परंतु भाषा के आधार पर देखा जाए तो भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रारूप होंगे। भाषा के कितने प्रारूप होंगे? ध्यान रखना बेटा, भाषा के 3 प्रारूप होंगे। एक हो गया आपका लिखित भाषा, सेकंड हो गया मौखिक भाषा, थर्ड हो गया सांकेतिक भाषा। अब इन भाषाओं को किस तरह से चर्चा करेंगे उस बारे में चर्चा होगी। आज के दिन सबसे पहले जो आपका प्रश्न उत्पन्न होता है
कि भाषा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम लोग बिना भाषाओं के नहीं रह सकते थे? तो भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मन के विचारों को उत्पन्न करने के लिए या मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अब आपके मन में बेटा एक क्वेश्चन था कि भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? तो बेटा ध्यान रखो, भाषा क्या है? अपने मन में उत्पन्न विचारों को या मन के विचारों को, क्रियाकलापों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, उस माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। या इसको और अच्छे से बोल सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपने थॉट्स व्यक्त करते हैं और मनुष्य इसके माध्यम से विचारों को, भावनाओं को, अपनी व्यक्तियों को, सभी चीजों को दूसरे तक पहुंचाता है। क्या भाषा के लिए कोई एक लिखने का मेथड हो सकता है? देखो बेटा, जस्ट सपोज करते हैं कि किसी के लिए इसका अर्थ हुआ शिकार करना, उसने इसको शिकार बोल लिया। वर्तमान समय में इसका अर्थ हो गया हैशटैग लगाना। तो बेटा ये चीजें समय समय पे अपडेट होती रही। एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसको रा बोलते हैं हम लोग, भले इसको रा बोलते हैं, हो सकता है किसी भाषा में इसका अर्थ कुछ और हो। तो ये जो लिखने का तरीका है, इसको हम लोग लिपि बोलते हैं। लिपि क्या है? भाषा को लेखन का माध्यम लिपि कहलाएगा। परंतु लिपि से पहले हम लोग भाषा को देख रहे थे। भाषा क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी मन में उत्पन्न विचारों को। भाषा क्या होती है? वह साधन जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा मनुष्य अपने विचार, भावना व अनुभूतियों को एक माध्यम से, एक भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। समझ में आ गया? जैसे आपको भूख लगी है, भूख लगने के लिए अगर आप आदिमानव काल में होते तो हो सकता है आप अपने हाथों से कोई गेस्चर बना रहे होते, आप अपने बाल नोचने लगते या कुछ और करते और उसका अर्थ होता पानी पीना, तो वो उसको माना जाता। अगर आप इंग्लिश में आई वांट टू ड्रिंक वाटर बोलेंगे तो इसको भी भाषा बोला जाएगा। अगर आप हिंदी भाषा में मुझे जल पीना है, इसको भी बोला जाएगा। आप उर्दू में है तो फिर मुझे नीर दे दीजिए, मतलब मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है। तो इस तरह से अपने मन में जो विचार उत्पन्न हुए, उन विचारों को व्यक्त करने के लिए या उन विचारों से दूसरों को अवगत कराने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता है, उसे भाषा कहेंगे। राम विलास शर्मा जी लिखते हैं, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है या दो से अधिक भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। भाषा संस्कृति का वाहक है तथा उसका अंग भी है। इसी के साथ ही साथ जैसे स्वीट्स कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों को द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। प्लूटो का विचार है कि विचारों और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूल व आध्यात्मिक बातचीत है, वह ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होने पे उसे भाषा कह देते हैं। क्या कुल मिला के तो टोटल, चाहे प्लूटो हो, चाहे स्वीट जी हो, चाहे रामविलास जी हो या कोई अन्य भी व्याकरणविद हो, चाहे व्यक्ति हो, फ्लॉकर हो, ट्रेगर हो, सूत्रसुर, सबका एक ही अर्थ है। भाषा क्या कहलाती है? अपने मन के विचारों को दूसरे तक प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यहां से बेटा आप लिख सकते हैं, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना, अर्थात जिससे बोला जा सके। अर्थ क्या है? भाषा एक पद्धति है, यह भाषा एक माध्यम है, यानी एक सुबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया व व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। भाषा अपने मन को, विचारों को, भाषा संकेतात्मक है, ध्वनि उच्चारित होती है तथा किसी वस्तु या कार्य से संबंध होकर संकेत या प्रतीक उत्पन्न करती है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि आदि मानव काल में किसी को अगर शिकार करने जाना है तो शिकार करने के लिए वो क्या करेगा? जैसे आज बाघ का शिकार करके आया तो अपनी गुफा में बाघ का निशान बना दिया और उसने उसके हिसाब से क्षेत्र बना दिया ताकि जो अन्य लोग आए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी या कोई और भी आए, तो उस क्षेत्र को देख के ये समझ जाए कि यहाँ पे ये जानवर पाया जाता है। मन में उसके विचार उत्पन्न हुआ कि इसके बारे में दूसरों को बताया जाए तो उसने इस चीज को कर लिया। अगर ये संकेत के माध्यम से किया जाएगा तो सांकेतिक होगी। वो गया किसी के साथ बैठा और बातचीत करते उसको समझाने लगा तो मौखिक हो सकता है। हो सकता है उसने किसी पत्र में लिख के दे दिया और जब लिख के देगा तो उसे क्या कहेंगे? लेखन। इस तरह से भाषा के प्रकारों की चर्चा करें तो भाषा के 3 प्रकार होंगे। क्या बेटा, भाषा के कितने प्रकार होंगे? भाषा के 3 प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? इसमें अपने मन के विचारों को मुख के माध्यम से दूसरे तक व्यक्त किया जाएगा। इसमें लेखन के माध्यम से और इसमें संकेतों के माध्यम से। आप जैसे जस्ट सपोज करते हैं कि आप लोगों ने मूकवादित सेंटेंस सोच देखे होंगे। वहां पे क्या होता है? अपने मन के विचारों को किसी ना किसी गेस्चर के माध्यम से लिखा जाता है। वैसे अगर लेखन को भी देखा जाए तो लेखन में ये शब्द का अर्थ राम है, तो ये राम भी एक लेखन का मेथड है। यह एक गेस्चर है जिसके माध्यम से आपको पता चलता है, लेकिन ये पत्रों पे हो जाता है, लेटर्स पे हो जाता है, किसी माध्यम पे हो जाता है।
और सांकेतिक भाषा में मानव स्वतः या अपने हाथ पैर ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके करता है। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा भाषा वह प्रारूप है जिसमें मानव अपने विचारों व भावों को बोलकर प्रकट करता है, विचारों व भावों को बोलकर प्रकट करता है अथवा दूसरे के विचारों अथवा भावों को सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फोन पे बातचीत करना, जिस समय हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी बेटा एक मौखिक भाषा का ही माध्यम है। उदाहरण के लिए हम अपने मातृभाषा में परिवारों व समाजों का अनुकरण द्वारा स्वयं सीखते हैं। ये चीजें ना भी कंफर्म हो तो बेटा ध्यान रखना, मौखिक भाषा आपको पता ही होगी कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को मुख के माध्यम से प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा कहलाएगा। लिखित भाषा क्या है? अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करने की कला या लिखकर प्रकट करने के माध्यम से जब हम अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा का आश्रय दिया जाता है। इसमें जैसे पत्र लिखना, लेख लिखना, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरणी, तार इत्यादि जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी, जब कभी भी कहीं पे पेन की आवश्यकता हो जाए, लेखन का कार्य किया जाए और लेखन के माध्यम से अपने मन के विचारों को किसी भी क्रियाकलाप को व्यक्त किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे लिखित भाषा का। यह उदाहरण है। भाषा एक लिखित रूप से सीखने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए वर्णों, शब्दों, वाक्यों एवं व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं। सांकेतिक भाषा की चर्चा करें, जब अपने हाव भाव द्वारा या अपने हाथों के गेस्चर द्वारा मुख की कलाकृतियों में हाथों में विकार उत्पन्न करके विन्यास और संचालन, बाहों और शरीर के ओठों के आधार पर भावों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे बेटा देखना, जब बच्चा छोटा सा होता है, उसको अगर भूख लगी हुई है, वो अपने हाथों को इस तरह से मोड़ देगा या कुछ स्पेशल एक्ट कर देगा। हो सकता है वो रोना भी इस तरह से करे कि माँ को तुरंत देखने में मिल जाए, माँ ने उसे देखा तुरंत वो पहचान जाएगी ये बच्चा भूखा है या नहीं। उदाहरण एक अच्छा एग्जाम्पल मैं याद दिला, छोटे बच्चे अपने माँ के बीच का सांकेतिक भाषा। बच्चा छोटा अपनी समस्याओं को, इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसमें अधिकतर बच्चों को भूख लगना, रोने लगते हैं और माँ उस बात को समझ जाती है कि इस रोने का अर्थ भूख लगना है या इस तरह के रोने का अर्थ केवल बच्चे की नींद आना है। तो जिस तरह की भी समस्याएं होंगी वो माँ अपने बच्चे के साथ समझ जाती है। इसी के साथ ही साथ इसमें कान व मुख के अपंग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब भाषा में भी बेटा कई चीजें फिर हम लोग देखने की पड़ती है, जैसे मानक भाषा हो गई, संपर्क भाषा हो गई, भाषा के अंग हो गए। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग मानक भाषा और संपर्क भाषा में। तो बेटा मानक भाषा और संपर्क भाषा में बहुत छोटा सा डिफरेंस है और वो छोटा सा डिफरेंस बड़ा सुंदर सा डिफरेंस है, इस बात को समझना। मानक भाषा क्या है? अब बेटा मानक भाषा से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि व्याकरण क्या होता है। अगर आप व्याकरण समझ गए तब आप मानक भाषा समझ जाएंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है? हम किसी भी चीज को मुख से बोल के व्यक्त कर सकते हैं या मुख से लिख के व्यक्त कर सकते हैं या हम लोग उसके लिए संकेत का प्रयोग करके व्यक्त कर सकते हैं। ये तो व्यक्त करने का माध्यम है जो भाषा कहलाएगी, लेकिन हर एक अर्थ का कोई ना कोई अर्थ होगा और उस अर्थ के लिए कोई ना कोई रूल्स बनाए गए होंगे। रूल्स कैसे? जैसे हम लोग यहां लिखते हैं कि सुरेश को बॉल दे दो, सुरेश को बॉल दे दो, ठीक है, बॉल को सुरेश दे दो, बॉल को सुरेश दे दो, बॉल को सुरेश दे दो, सुरेश दे दो। अब देखो जिस व्यक्ति को हिंदी भाषा के रूल्स का ज्ञान नहीं है तो दोनों अर्थों को समझेगा। जैसे सुरेश को बॉल दे दो या बॉल को सुरेश दे दो, उसको इसमें अर्थ नहीं समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है? दोनों का अंतर बहुत अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है। किसी भी शब्द को कहां पे रखा जाए, किसी वर्ण को कहां पे रखा जाए या किस तरह से वाक्य का निर्माण हो, किस तरह से आप अपने मन के विचारों को दूसरे तक व्यक्त कर देंगे, इसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स का निर्माण किया गया। किसी ना किसी रूल्स का निर्माण किया गया। जिस रूल्स का निर्माण किया गया उस रूल्स का निर्माण करने की कला को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भी भाषा को व्यक्त करने के माध्यम में जिन रूल्स का प्रयोग किया जाता है उन रूल्स को बोलते हैं व्याकरण। जैसे हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए या संकेतों में दूसरों को समझाने के लिए भी जिन सेट ऑफ रूल्स या पैटर्न ऑफ रूल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग व्याकरण कहेंगे। अब ये रूल्स वर्ण विचार के तहत आ सकता है, शब्द विचार के तहत आ सकता है, वाक्य विचार के तहत आ सकता है, साथ ही साथ इनमें उत्पन्न होने वाली अलग अलग एरर्स के आधार पर आ सकता है। परंतु व्याकरण का मतलब क्या है? व्याकरण का मतलब ये वो पैटर्न ऑफ रूल्स जिसके आधार पे किसी भी भाषा का निर्माण होगा उसे व्याकरण कहेंगे।
चाहे हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण का होगी, तो अंग्रेजी व्याकरण में क्या होगा, अंग्रेजी भाषा को लिखने का या बोलने का रूल्स या पैटर्न ऑफ रूल्स ही अंग्रेजी व्याकरण कहलाएगा। हिंदी भाषा को बोलने या लिखने का जो सेट ऑफ रूल्स होंगे उन्हें हिंदी व्याकरण कहेंगे। इसी आधार पर मानक भाषा और संपर्क भाषा में व्युत्पन्नति होती है कि मानक भाषा में इसको टकसाली भाषा के नाम से भी जानते हैं, या इसको प्योर तौर पे व्याकरणीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। जब कभी भी किसी भाषा के स्थिर या सुनिश्चित रूप से मानक या परिनिष्ठित किया जाता है, मानक भाषा शिक्षित वर्ग में, पत्राचार में और व्यवहार की भाषा में देखने को मिलता है। इसमें व्याकरण और उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है तथा मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांस इत्यादि। मानक भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का वह माध्यम जिसमें प्योर रूप से व्याकरण नियमों का या व्याकरणीय नियमों का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होती है कि कोई एरर हो सके। मानक भाषा क्या है, भाषा का वह प्रारूप जिसमें व्याकरण नियमों का सुव्यवस्थित व सुनिश्चित तौर पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा के लिए रूल्स का निर्माण किया जाएगा, साथ ही साथ जब रूल्स का निर्माण होगा इसमें पुस्तकों का प्रकाशन होगा। मानक भाषा उस भाषा में उच्चारण, रूप संरचना, वाक्य संरचना, शब्द संरचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्ति प्रयोग, लेखन की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुव्यवस्थित या सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि राम को इस तरह से लिखा जाएगा, ये देखो, जैसे हिंदी की चर्चा करें, हिंदी को मुख्य तौर पे ऐसे लिखा जाता था, वर्तमान समय में हिंदी को इस तरह से लिखा जाने लगा। तो यहां से यहां तक का जो सफर था, पहले इस तरह हिंदी को लिखा जाना गलत माना जाता था, परंतु लेखन की दृष्टि से या टाइपिंग की दृष्टि से इस तरह की हिंदी की लिखना, हिंदी का यह प्रारूप लिखना आसान हो गया। अब क्या है, इसको और इसको दोनों को मान लिया गया है, तो मानक भाषा में दोनों चिन्हों की अनुकृति हो गई या दोनों चिन्हों की वहां उपस्थिति हो गई। मानक भाषा कुछ नहीं है, मानक भाषा बस ये है, जब कभी किसी भाषा को व्याकरण नियमों के आधार पर लिखा जाए तो उसे बोलेंगे मानक भाषा। ये व्याकरण नियम परिवर्तनशील है, कभी कभी परिवर्तन होते रहते हैं। वही संपर्क भाषा क्या कहलाती है, संपर्क भाषा के बारे में बेटा ध्यान रखना, इसमें व्याकरण चिन्हों का प्रयोग तो किया जाता है परंतु व्याकरण से बंधी हुई नहीं रहती है। जब व्यक्ति एक माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने मन के विचारों को उत्पन्न कर रहा है तो उसे हम लोग संपर्क भाषा कहेंगे। अब इसके लिए हो सकती है कि अंग्रेजी हो और दूसरा व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा में चर्चा कर रहा है, तो इन दोनों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी तीसरी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा या किसी को एक दूसरे की भाषा सीखनी पड़ेगी। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्तियों में, राज्य राज्यों में तथा देश विदेश के बीच संपर्क किया जाता है, उसे हम लोग संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक संपर्क और भाषा दोनों हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पे हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है और अंतरराष्ट्रीय तौर पे अंग्रेजी भाषा संपर्क भाषा के तौर पे। अब क्या कोई भाषा संपर्क भाषा और मानक भाषा दोनों हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या कोई भाषा संपर्क भाषा के अलावा मतलब संपर्क भाषा भी हो और उसके साथ वो मानक भाषा ना हो? तो दोनों चीज पॉसिबल है। जैसे हिंदी में रूल्स अलग है और जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस दौरान हम लोगों ने सभी रूल्स का या सभी व्याकरण नियमों का पालन नहीं किया। इस अवस्था में क्या होगी? संपर्क भाषा अलग हो जाएगी, मानक भाषा अलग हो जाएगी। मानक भाषा और संपर्क भाषा मतलब मानक भाषा क्या? मानक भाषा व्याकरण चिन्हों के आधार पर रहेगी तथा व्याकरण चिन्हों से सुव्यवस्थित सुनिश्चित रहेगी। वही संपर्क भाषा क्या? संपर्क भाषा का केवल एक उद्देश्य है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक देश से दूसरे देश तक या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाषाओं का मन के विचारों को या अपनी बातों को स्पष्ट करने, व्यक्त करने का तरीका तथा दूसरे तक पहुंच जाए, उस भाषा को बोलेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा के तौर पर अगर भारत की चर्चा करेंगे तो भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा संपर्क भाषा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय में अंग्रेजी भाषा मुख्य तौर पर संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा के साथ अंधों भाषा, नेत्रीय भाषा क्या? तो इसको हम लोग ब्रेल लिपि बोलते हैं या ब्रेल पद्धति भी बोलते हैं। ये क्या है बेटा? देखो, अभी हम लोगों ने सांकेतिक भाषा पढ़ी थी। सांकेतिक भाषा में क्या था कि मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए हम लोग अपने हाथ पैर के हाव भाव में चेंज करते हैं।
भावों में चेंज करते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से करते हैं। लेकिन इन्हीं चीज को लेखनबद्ध कैसे किया जाए, लेखनबद्ध करने के लिए एक रूल्स बनाया गया जिसको हम लोग ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं या ब्रेल पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण फ्रांसिस लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए एक भाषा का निर्माण किया जिसको ब्रेल पद्धति के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ये ब्रेल पद्धति क्या कहलाती है? ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों की समस्या, उन्हें दिखाई नहीं देता है, जिन्हें अंधे भी कहा जा सकता है, ऐसे अधिकांश लोगों को बोलने सुनना तो जानते हैं लेकिन लिखने और पढ़ने में समस्या होती है, तो उनके लिए एक अलग से विधि का, एक अलग से मेथड का प्रयोग किया गया जिसे ब्रेल कहते हैं। इस तरह से ब्रेल एक लिपि बन गई और ये विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने एवं लिखने की या छूकर व्यवहार उत्पन्न करने के। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जैसे एक पेपर सीट है, पेपर सीट में राम ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, इस तरह से उभार दिए जाते हैं जिसको छू के इंसान ये पता लगा सकता है कि यहाँ क्या लेटर लिखा है। और ये बनाने का भी एक रूल्स है, जो रूल्स होंगे इन्हीं रूल्स को क्या बोलेंगे? व्याकरण। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ब्रेल व्याकरण क्या है, ब्रेल व्याकरण क्या होगा कि ब्रेल लिपि को या ब्रेल भाषा को लिखने के लिए जिन व्याकरण नियमों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम लोग ब्रेल व्याकरण कहेंगे। ये पॉइंट्स याद रखना। इसके साथ हम लोग चर्चा करते हैं भाषा के अंक के बारे में। अगर भाषा के अंक को पढ़ो तो भाषा के अंक के तौर पे सबसे पहले हम लोगों को 3 विचार, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, और इसके साथ ही लिपि क्या है, लिपि लिखने का तरीका कहलाता है। ध्वनि क्या होती है? जब कभी भी हम लोग मुख से किसी बात को बोल रहे हैं तो मुख से बोलते समय सबसे छोटी जो इकाई होगी उसको हम लोग ध्वनि कहेंगे। वर्ण क्या है? ये लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई है, लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई। ध्वनि क्या है? मुख या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ये याद रखना, हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि ध्वनि कहलाती है। ये ध्वनियां हमेशा मौखिक भाषा में प्रयोग होती है। वर्ण क्या है? मूल भाषा के जिसके टुकड़े ना किया जाए उसे वर्ण कहलाते हैं। जैसे बेटा देखो, हिंदी में तो इस तरह के लेटर को हम लोग आ बोलते हैं, परंतु ये जो आ बोला है, ये जो मुख से ध्वनि निकली इसको हम लोग ध्वनि बोलेंगे, और जब इसको इस तरह से लिख देंगे इसको हम लोग वर्ण बोलेंगे। शब्द क्या है? शब्द वर्णों का समूह है जो शब्द कहलाता है। और साथ ही साथ ये याद रखना, शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, साथ ही साथ वो सामने वाले के मन के विचारों को उत्पन्न करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलते हैं। वर्ण कंफर्म हो गया? वर्ण के बारे में कोई इश्यूज तो नहीं आया आपको? वर्ण के बाद हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण विचार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि शब्दों के भेद हो गया, वर्णों को पढ़ लिया, वर्णों पढ़ने के बाद हम लोग वाक्य की चर्चा करेंगे। वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहेंगे। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि जैसे राम बाजार जाता है, सोहन बाजार जाता है, अच्छा अंतिमा जी हैं तो अंतिमा बाजार जाती हैं, ये एक वाक्य हुआ, ये तो आपको पता ही होगा। लिपि क्या है? मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का या जिन व्याकरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग लिखित लिपि बोलते हैं। लिपि के साथ ही साथ हम लोग भाषा की प्रक्रिया देखते हैं। भाषा की प्रक्रिया में क्या होता है? पहले इंसान, व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले इंसान सुनना सीखता है। आप छोटे बच्चे भी होंगे तो सबसे पहले आप उसको सुनते हैं, फिर वो उन्हीं चीजों को देखना शुरू करता है, देखने के बाद उसको वो बोलना शुरू करता है, बोलने के बाद पढ़ना शुरू करता है, फिर वो लिखना शुरू करता है। तो लिखने में सबसे ज्यादा टफ काम लेखन है और इसको मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। मेरी राइटिंग बहुत घटिया है, आप लोग तो देखते ही कैसी राइटिंग है। सुनना क्या है? मत बताएंगे कि सुनना किसे कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज को सुनता है, ये 5 क्रम विवरण है, इनको ध्यान रखना बेटा। आपसे हमेशा पूछा जाएगा भाषा को जानने की प्रक्रिया क्या है, तो याद रखना 5 क्रमबद्ध नियम है। पहले सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बेटा याद रखो, सुनना, फिर देखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब बेटा लिखने के आधार पे भाषाओं के या बोलने के आधार पे भाषाओं के विवरण होते हैं, जैसे बोली क्या है, विभाषा क्या है, भाषा क्या है। अब बेटा देखो, जैसे हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे क्षेत्र में भी एक तरह की भाषा बोली जाती है, एक तरह की भाषा बोली जाती है। इसी तरह से जब आप क्षेत्र परिवर्तन करते हैं तो वहां पे बोलने का तरीका अलग होता है। जो शब्दों में स्थानीय तौर पे परिवर्तन आता है उसे हम लोग बोली कहते हैं। बोली क्या है? बोली भाषा का स्थानीय प्रारूप है तथा ये जगह जगह पे बदलती रहती है। विभाषा क्या है? जब कभी बोली को व्याकरणविद किया जाता है, इसमें कुछ तौर पे लेखन कार्य किए जाएंगे परंतु पूर्णता नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ विभाषा के कुछ रूल्स होते हैं, कंप्लीट रूल्स नहीं होते हैं, उन्हें विभाषा कहेंगे। भाषा या परिनिश्चित भाषा या आदर्श भाषा, जब किसी भी बोली को व्याकरण चिन्हों से सराबोर कर दिया जाता है तथा सभी व्याकरण नियम का पालन किया जाता है तो उस तरह की भाषा को हम लोग भाषा बोलते हैं।
बोली भी क्या कर रही है, बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। इसका भी केवल एक ही अर्थ है कि अपने मन के विचारों को दूसरे तक व्यक्त करने का माध्यम बोली कहलाता है। भाषा की वह छोटी इकाई जिसका संबंध स्थानीय क्षेत्रों से हो तथा ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती हो। बोली जाने के साथ ही साथ इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम रहती है और साथ ही साथ देशज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की भाषा घरेलू होती है और इनमें लेखन चिन्हों का या लेखन का प्रयोग व पाठ पढ़ने के या पठन पाठन का कार्य बहुत कम किया जाता है। देशज शब्दों का बाहुल्य घरेलू शब्दों का बाहुल्य पाया जाएगा। मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा कहलाती है। ये समय समय पे स्थान स्थान पे बदलती रहती है। लिपिबद्ध ना होने के कारण इसमें स्थानीय साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है। व्याकरण दृष्टि से इसमें विसंगतियां बहुत पाई जाती है, बहुत सारी गलतियां पाई जाती है। जैसे इस लेटर को हम लोग लखनऊ पढ़ते हैं, परंतु कई लोग इसको नखराऊ बोलेंगे। तो बेटा ये जो नखलऊ बोला समझ में तो आ गया व्यक्ति को, परंतु ये वहां की भाषा न होके ये वहां की बोली कहलाएगी। वैसे विभाषा की चर्चा करें, विभाषा क्या होती है? बोली का अपेक्षाकृत विस्तृत रूप है। ये एक प्रांत तथा उप प्रांत में प्रचलित होती है। विभाषा में स्थानीय वेदों के आधार पर कई कई बोलियां बोली, जैसे ब्रज विभाषा हो गई, अवध विभाषा हो गई। इसके अंतर्गत कई उपभाषा या उपवर्ग के बारे में हो जाएगी। जब कभी भाषा के बारे में चर्चा कर ले, भाषा या यहाँ पे लिखा होना चाहिए आदर्श भाषा हो गई, परिनिष्ठित भाषा हो गई। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब परिनिष्ठित आदर्श भाषा है तो इसको हम लोग टकसाली भाषा भी कहेंगे। अर्थात इसमें बहुत ज्यादा साहित्यिक लेखन का कार्य होगा और यहाँ पे सभी व्याकरण विदों के या व्याकरणीय नियमों का पालन किया जाएगा। भाषा अथवा कहें परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। भाषा का क्षेत्र व्याप्त होता है जैसे हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं। सर बस इतना है। बोली का क्षेत्र लिमिटेड है, भाषा अनलिमिटेड क्षेत्र में है। बोली में स्थानीय का या स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। भाषा में व्याकरणिक चिन्हों या व्याकरणिक का प्रयोग किया जाएगा। बोली में कभी भी साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलेंगी। भाषा में साहित्यिक रचनाओं का भरपूर होगा। साहित्यिक लेखन जो होता है बोली में नहीं होता, भाषा में देखने को मिलता है। बोली में किसी भी राज्य का कार्य नहीं होता है। लोग आपस में एक दूसरे के तौर पे संपर्क भाषा के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ राज्य पाठ का कार्य नहीं होता, ये भाषा के तौर पे किया जाता है। अब इसी तरह से राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर समझो। जब राज्य भाषा की चर्चा करें तो बेटा यहां देख लेना, राज्य से मतलब क्या है? राज्य या स्टेट गवर्नमेंट। याद रखो, किसी प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंदर जब भी प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसे राज्य भाषा कहेंगे। अगर आप यूपी की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में दो राजभाषाएं, एक हो गई हिंदी, दूसरी हो गई उर्दू। ठीक, कंफर्म बेटा। राजभाषा क्या है? राज्य के अंतर्गत जिस भाषा में प्रशासनिक कार्य को किया जाएगा या प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे राजभाषा। राजभाषा के साथ हम लोग फिर पढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या? राज अर्थात केंद्र सरकार के बारे में चर्चा कर रहा है, जहां पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जहां पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक दूसरे के साथ संपर्क किया जाएगा। साथ ही साथ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ऑफिशियल कार्यों को इस माध्यम से या इस भाषा के तहत किया जाएगा। भारत की चर्चा करें तो भारत में एक हिंदी के अलावा 21 अन्य राजभाषाएं, टोटल 22 राजभाषाएं। ठीक है, अब इन 22 राजभाषाओं में अगर राजभाषा का दर्जा देखा जाए तो बेटा कुछ राजभाषाओं को राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त होगा और कुछ राजभाषा को एक से अधिक राज्यों का भी राजभाषा है। जैसे संविधान में हिंदी और इंग्लिश को भारत की राजभाषा घोषित किया गई है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, ये बात अलग है। राष्ट्रभाषा की चर्चा करें तो राष्ट्रभाषा ध्यान रखना, जब कोई भी देश किसी एक भाषा को विस्तार के तौर पे देखता है और अपने पूरे देश में उसी भाषा को लागू करा देता है तो इस तरह की भाषा को क्या बोला जाएगा? राष्ट्रभाषा। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं व्याप्त है, ये पॉइंट ध्यान रखना। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है या अधिकाधिक लोगों द्वारा बोलियां समझी जाती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंड वास्तविकता का प्रतीक है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। जैसे अंग्रेजी जो है वो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदू राष्ट्रभाषा को दर्जा नहीं दिया गया, परंतु सिर्फ व्यापक तौर पर बोला जाता है।
कह सकते हैं, कहना नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ये लाइन यहाँ से हटवा देना। मातृभाषा के बारे में ध्यान रखना। मातृभाषा क्या होती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है तो अपनी माता से जिस भी भाषा को अंगीकृत करता है, जो सबसे पहली भाषा उसे सिखाई जाती है, वह भाषा क्या कहलाएगी? मातृभाषा। जन्म लेने के बाद मानव प्रथम भाषा सीखता है जो उसकी मातृभाषा कहलाती है, और ये मातृभाषा व्यक्ति को प्रायः तौर पर उसकी माता द्वारा ही प्राप्त होती है। अब समय समय पर चीजें परिवर्तित हो रही, तो इन चीजों को थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के जन्म की सामाजिक व भाषाई पहचान है। मातृभाषा में अधिकांश तौर पर क्षेत्रीय बोलियां होती है, जैसे कन्नौजी, ब्राह्मणी। मातृभाषा में मुख्य तौर पर बोलियों का निर्माण किया जाता है और बोलियों का प्रकाशन किया जाता है। फिर चर्चा करते हैं भाषा की। विश्व में भाषाएं किस प्रकार से? अगर विश्व स्तर पर भाषा की चर्चा करें, लगभग 6800 से अधिक भाषाएं हैं, जिसमें से 40% भाषाएं भारत में है, 23 भाषाएं प्रमुख हैं, उनमें से समस्त संसार की आधी आबादी अपने आप समेट लेती हैं। अब ये 23 भाषाएं कौन है? उन भाषाओं के बारे में थोड़ी सी डिटेल याद रखना। जैसे क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई, मंडारिन हो गई, हिंदी हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गया, अरब हो गया, बंगाली भाषा हो गई, रूसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, उर्दू हो गया, इंडोनेशियन हो गया, इंडोनेशियाई हो गई, इंडो यूरोपियन भाषा हो गई, जापान की जापानिक भाषा हो गई, अंग्रेजी की क्रियोल हो गई, इंडो यूरोपियन हो गई, द्रविड़ हो गई, तुर्की हो गई, तिब्बतियन भाषा हो गई, ऑस्ट्रेलियाई भाषा हो गई। तो इन भाषाओं को बेटा ध्यान रखना। इनमें से अगर सर्वाधिक तौर पे देखा जाए तो सर्वाधिक तौर पे वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा बोली जा रही। पहले इस भाषा को चीनी भाषा को दर्जा प्राप्त है, वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा 3rd नंबर पे आती है और यहीं 7वें नंबर पे बंगाली भाषा आती है। भारत की 2 भाषाओं को विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाता है, जैसे हिंदी भाषा हो गई व बंगाली भाषा हो गई। सबसे ज्यादा वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, चीनी भाषा को 2nd नंबर पे। अंग्रेजी भाषा को 145 करोड़ जनसंख्या बोलती है, चीनी भाषा को 111 करोड़, और हिंदी भाषा की चर्चा करें, हिंदी भाषा में 60 करोड़ और बंगाली भाषा में 27.27 करोड़ जनसंख्या द्वारा या इतने पॉपुलेशन द्वारा बोली जाती है। अब बेटा ये भाषाओं बोलियों के बारे में कंफर्म हो गया होगा। अगर भारतीय भाषाओं के बारे में चर्चा करें तो इस बारे में सेशन यहाँ पे भारतीय भाषा का इतिहास वह भारत में हिंदी भाषा का क्या है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। एक बात पॉइंट ध्यान रखो, भाषा का परिचय क्या है? भारतीय संविधान के भाग 17 में 18वीं अनुसूची में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं की दर्जा दिया गया है। इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं बेटा कौन कौन सी है वो पॉइंट्स याद रखना, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी होगी यहाँ पे, ठीक है, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हिंदी के अतिरिक्त भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा जिसको अंग्रेजी भाषा कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में किस तरह से भाषाओं को हिंदी भाषा का दर्जा, भाषा किसी भी भारतीय संविधान में किस तरह से किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा, इस बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब हिंदी भाषा का विवरण किस तरह से होता है, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का क्या निर्माण हुआ, इस बारे में हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन संस्कार भाषा क्या थी, मध्यकालीन आर्य भाषा क्या थी, आधुनिक हिंदी भाषा क्या है, और इसमें किस तरह से परिवर्तन होता रहा, संस्कृत किस तरह से बनी, पाली, प्रकृत के बारे में इन विषय में कल की चर्चा होगी। और ये बेटा जो बोर्ड नोट्स है ये आपको कल मिलेंगे, आज के सेशन में नहीं मिलेंगे। अब आपको बोर्ड नोट्स कहाँ से लेना है उस बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो बेटा सबसे पहली बात, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए द एग्जाम बडी, वहां पे कुछ बैचेस चल रहे हैं, अगर आप चाहे इन बैचेस को ले सकते हैं, ठीक है। नहीं लेने की इच्छा तो कोई इशूज नहीं, आपको ये सारी पीडीएफ आप बैच में देखिएगा। YT पीडीएफ सीरीज है ना, यूट्यूब पीडीएफ सीरीज के नाम से सेशन पड़ा हुआ, वहां पे हिंदी डिटेल क्लास में बनी होगी। तो बेटा यूट्यूब पीडीएफ सेशन में जाएंगे, वहां पे 3 बैचेस दिखेंगे आपको, डिटेल बैचेस दिखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखेंगे, मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो बेटा ये जो डिटेल बैच है इसमें बेटा आप लोगों को हिंदी भाषा देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए, आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ले लीजिएगा। जिन लोगों ने ऐप लिया है आप लोगों को बेटा एप्लीकेशंस पे ये सारी क्लासेस में सारी पीडीएफ मिलेगी और एप्लीकेशन पे सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्राइम स्क्वाड एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।